हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन। मैं आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी चैप्टर 3 श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा गया उपभोक्तावाद की संस्कृति का पाठ का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। लेखक का श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब इनका पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले इस पाठ का पूरा सार परिचय जान लेते हैं। तो इस पाठ का सार है उपभोक्तावाद की संस्कृति में पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद का अर्थ बताते हुए कहा है कि वर्तमान काल में बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। आज सुख की व्याख्या बदल गई है और विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है और तरह तरह के आकर्षक विज्ञापनों के कारण उपभोग की वस्तुओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। प्रत्येक चीज का कीमती ब्रांड लोगों को लुभा रहा है और उपभोक्तावाद के कारण दिखावे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। विशिष्ट लोग जिन चीजों को खरीदते हैं, सामान्य लोग भी उन्हें खरीदने की लालसा रखते हैं। तो लेखक बताते हैं कि भारत के सामंती समाज से ही उपभोक्तावादी समाज पैदा हुआ है। उपभोक्तावाद अनुकरण की संस्कृति है, पश्चिम की नकल है, जिसके हम गुलाम बनते जा रहे हैं। वास्तव में यह बौद्धिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का एक नया स्वरूप है। इससे हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को त्याग रहे हैं और इससे समाज में आक्रोश, अशांति एवं सामाजिकता की कमी आ रही है और हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। तो अब पाठ शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, अर्थात आपके उपयोग के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही एक सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, उसी प्रकार हमारी नई जीवन शैली भी बदल रही है और एक नया जीवन दर्शन प्रस्तुत हो रहा है, जिसे हम उपभोक्तावाद का दर्शन कहना चाहेंगे। कि चारों तरफ मार्केट में उत्पादन पर जोर लगा है और नए नए उत्पादन और नए नए उत्पाद समस्त मार्केट में फैले पड़े हैं और उन्हीं की वजह से आज हमारी सुख की व्याख्या बदल गई है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास जितने ज्यादा उपभोग के साधन है, वह उतना ही ज्यादा सुख की परिभाषा प्रदर्शित कर रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने का जी तोड़ कोशिश निरंतर में लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब लेखक कह रहे हैं कि जितने भी हम
दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीजें हैं उनसे बाजार भरा पड़ा है और तरह तरह की वस्तुएं हैं जिन्हें हम अलग अलग प्रकार से दैनिक जीवन में यूज कर लेते हैं। जैसे टूथ टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है और यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग-अलग करते हैं, जैसे किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है और कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत या मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। लेखक कह रहे हैं कि जैसे पेस्ट की हम बात करें तो मार्केट में ऐसे-ऐसे पेस्ट हैं, जैसे कोई है जैसे हमारे दांतों को चमकीला बनाने वाला है, कोई दुर्गंध हटाने वाला है या कोई मसूड़ों को मजबूत करने वाला है या फिर ऐसे करके 3-4 पेस्ट हैं और कोई ऐसा है जो बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है या फिर कोई पेस्ट ऐसा है जो ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। आप जो चाहें वो चुन सकते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रुश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग-अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। क्योंकि आज का जमाना पैसों का जमाना है, इसलिए अमीर वर्ग, धनाढ्य वर्ग इन सब चीजों को खरीदना चाहता है और वह कीमती ब्रांड पर ही ज्यादा जोर देते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है और तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। और यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। तो अब लेखक इसमें कह रहे हैं कि जब हमारे सौंदर्य की बात आती है तो हम तरह तरह के प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे बहुत सुंदर साबुन है जिसमें किसी में हल्की खुशबू है तो किसी में तेज है, और कोई ऐसा साबुन है जो आपके शरीर को तरोताजा रखता है, तो कोई पसीना रोकता है और कोई जर्म से आपकी सुरक्षा करता है। जहां देखो वहीं बहुत सारे उत्पाद मार्केट में भरे पड़े हैं और हम मन चाहे उत्पाद को यूज में कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि जहां भी देखो उपभोक्तावाद का प्रदर्शन हो रहा है और कह रहे हैं कि जहां हमें पवित्र चाहिए तो वहां शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन भी मिल जाती है। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। तो अब लेखक आगे कह रहे हैं कि जब हमारे सौंदर्य की बात आती है तो धनाढ्य वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल में 30-30 या 50-50 हजार की सौंदर्य सामग्री मिलना मामूली बात है। वे कभी कहीं से परफ्यूम मंगाती हैं और कभी कहीं से अपना साबुन या मेकअप का सामान, और ये सब उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा चिन्ह है कि जितना ज्यादा वे अपने आप सौंदर्य पे खर्च करती हैं, समाज में उनकी हैसियत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। तो अब यहाँ लेखक पुरुषों की बात कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि पहले के लोग साबुन और तेल से काम चला लेते थे, लेकिन आजकल के जो पुरुष वर्ग है वह आफ्टर शेव लोशन और बाद में कोलोन और बाद में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनके शरीर और मुख को निखारने वाली वस्तुएं मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, तो उनका यूज करते हैं। अब छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि इस सामग्री को छोड़कर यदि हम वस्तु और परिधानों की दुनिया में आए तो वहां भी बहुत सारे महंगे महंगे परिधान मार्केट में आ गए हैं, और जो
उस समय के अनुकूल भी हैं और महंगे भी, और फैशन शो के अनुसार भी हैं। और यदि अब घड़ी की बात करें तो घड़ी पहले समय दिखाती थी, या यदि हमें उससे सिर्फ समय का काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन यदि हम अपनी हैसियत जताना चाहते हैं कि हम धनाढ्य वर्ग से हैं, तो घड़ी आपको 1.5-2 लाख की भी मिल सकती है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूर है। कोई बात नहीं यदि आप इसे ठीक तरह से चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय खर्च करता है और चर्चा का विषय भी रहता है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि सुख सुविधाओं की बात चलती है तो अब लोग 5 सितारा होटलों में खाने के लिए जाने लगे हैं और वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। और आगे इससे बढ़कर भी है, जैसे बीमार लोगों के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल भी मिलने लगे हैं, और कहीं कहीं तो 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी हैं। और शायद यही चलता रहा तो शीघ्र ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा में बन जाएंगी। लेकिन लेखक आगे कह रहे हैं कि भारत में अभी यह स्थिति नहीं आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो ऐसा हो भी चुका है, और इन देशों में कुछ ऐसा हो रहा है जैसे मरने के पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे कुछ एक कीमत पर, कि वे कुछ पैसे जमा करा देते हैं और कहते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार इस प्रकार होना चाहिए। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब लेखक कह रहे हैं कि यदि आप पैसे देते हैं तो बाहर के देशों में आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास भी हो सकती है, मनचाहे फूल भी होंगे, और वहां फव्वारे भी होंगे, और संगीत की व्यवस्था भी हो सकती है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अब लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है, अगर इसी तरह प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे और ये दुनिया धनाढ्य वर्ग की तरफ झुकती रहेगी तो। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा दिखाने के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। तब लेखक ने जो कुछ भी ऊपर बताया है वह उसके लिए कह रहे हैं कि ये एक उपभोक्तावादी समाज की छोटी सी झलक है। यदि हम उपभोक्तावादी समाज की बात करें तो यह उससे भी आगे बढ़कर है, क्योंकि धनाढ्य वर्ग अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ता जा रहा है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब लेखक कह रहे हैं कि यह सब विशिष्ट जन अर्थात धनाढ्य वर्ग का काम है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वह भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। वे भी चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसा सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा लगता है कि यही हमारे लिए सही चॉइस है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? अब लेखक कह रहा है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब हमारा समाज विकसित नहीं था या विकासशील नहीं था, जैसे पुरानी सामंती व्यवस्था थी, उस वक्त भी धनाढ्य वर्ग ऐसे ही प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज परिभाषा बदल गई है और धनाढ्य वर्ग जैसे सामंती संस्कृति के बदले आज अमीर लोगों का पदार्पण हो चुका है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, अर्थात ह्रास हुआ है, अर्थात वे नीचे गिरी हैं। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, अर्थात वे भी निम्नतर हुई हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि हमने अपने मन में यह बना ली है कि हम इस तरह अगर प्रदर्शन करेंगे तो हमारी
प्रतिष्ठा इससे और ज्यादा बढ़ेगी। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं कि हम दूसरों की नकल करते जा रहे हैं और जो पश्चिमी संस्कृति है उसकी हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी नकल करते जा रहे हैं और उसी की तरह बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता की झूठी प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं और प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की ओर गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा अपना है, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, उन सबको हम खोते जा रहे हैं इस आधुनिकता की दौड़ में। और यही कह रहे हैं, सोच रहे हैं और यही कर रहे हैं कि किस तरह हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, किस तरह हमें अपने अपने आप को आगे बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का या उत्पादनों का यूज करके हम अपने आप को किस तरह वैभवशाली प्रदर्शित कर सकते हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और उनमें सम्मोहन की शक्ति भी है और वशीकरण की शक्ति भी। अब लेखक कह रहे हैं कि इन उपभोक्तावादी समाज के बहलावे या बहकावे में आकर हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इस तरह हमारी संस्कृति की जो नियंत्रक शक्तियां थी वे क्षीण होती जा रही हैं, जिसके कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं और पश्चिम की नकल करते जा रहे हैं। हमारा समाज भी अन्य निर्देशित होता जा रहा है, अर्थात हमारे समाज को ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम के जो देश हैं उन्हीं की तरह वो निर्देशित करते जा रहे हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट का जहां प्रचार हो रहा है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं ताकि हम भी उनकी तरह दिखावा कर सकें। और इस दिखावे के कारण हमारी पारंपरिक शक्ति का, संस्कृति का ह्रास हो रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। तो कह रहे हैं लेखक कि जिस तरह पश्चिम के जो प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहे हैं, जिनका पदार्पण हो रहा है, तो वे हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनसे हमें ऐसा लगता है कि हम उनका यूज करके हम उनसे भी ज्यादा बढ़कर हो सकते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जो भी विज्ञापन और प्रसार हो रहे हैं उनके अंदर सम्मोहन शक्ति भी है और वशीकरण की भी, जिसके कारण हम उनके अंदर खिंचते जा रहे हैं और उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हैं और इस आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी पारंपरिक संस्कृति का ह्रास करते जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है और जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार जब हम आधुनिकता की दौड़ में पश्चिम का अनुसरण कर रहे हैं तो हमारी संस्कृति का क्या होगा और पश्चिम की संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि हमने पश्चिम की संस्कृति अपना ली तो हमारी संस्कृति का ह्रास हो जाएगा और हमारे देश की विकसितता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और इससे हमारे जो संसाधन है, जो हमारे पारंपरिक संसाधन है, जो हमारे देश के उत्पादन है, प्रोडक्ट है, उनका घोर अपव्यय हो रहा है, अर्थात अपमान हो रहा है और उनकी हमें गुणवत्ता भी मालूम नहीं है। तो अब लेखक आगे कह रहे हैं कि जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। अर्थात वे कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे हमारे जीवन की गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं हो सकती और ना ही वे हमारे यूज करने लायक हैं, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है तो वे कूड़ा खाद्य। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे जिस तरह का फास्ट फूड आजकल जो समाज में प्रचलित है, वे सब हमारे शरीर के लिए कूड़ा करकट के समान है, क्योंकि वे सब हम जितना भी इन्हें खाएंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए ये नुकसानदायक है। लेकिन इन्हें खाना हमारे लिए मतलब आधुनिकता की ओर बढ़ना है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। अब लेखक कह रहे हैं कि इन सब जो आजकल पश्चिमी संस्कृति का फैलाव हो रहा है उसके कारण समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, अर्थात अपने जो भाईचारा है वो दूर होता जा रहा है। उसकी बजाय वो लोग एक छोटा परिवार, सीमित परिवार को महत्व दे रहे हैं और सामाजिक सरोकार जो जैसे मतलब हमारा व्यवहार है, हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनमें कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता हुआ अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अब लेखक कह रहे हैं कि जीवन स्तर में जिस तरह हम इन प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं और हमारे जीवन स्तर का जो स्तर बढ़ रहा है, इसके कारण आक्रोश और अशांति फैलेगी और इस दिखावे की संस्कृति के कारण समाज में भी अशांति बढ़ेगी।
हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि इनके कारण हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है जो उसका भी ह्रास हो रहा है और हमारा जो लक्ष्य है कि हमारी सांस्कृतिक जो परिचलन है या हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसके कारण जो देश में या विदेश में या फिर संसार में जो हमारा स्थान है उससे हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो हम नहीं पा सकेंगे। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं और नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं और किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह हमने इस उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है तो इसके कारण हमारे जो विकास के विराट उद्देश्य हैं उससे हम पीछे हट रहे हैं और हम झूठा जो दिखावा कर रहे हैं उसके कारण हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं और जो हमारे नैतिक मानदंड हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वे सब ढीले पड़ गए हैं और व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है और लोगों के अंदर स्वार्थ की भावनाएं हावी हो रही हैं, अर्थात वे सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों लोगों के या परमार्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। और जो भोग की आकांक्षाएं हैं वे आसमान को छू रही हैं, अर्थात लोग अपने सुख के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहे हैं और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं। इसलिए लेखक चिंतित हैं कि वे कह रहे हैं कि किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। तो वे कह रहे हैं कि यदि हम पुरातन संस्कृति या दूसरी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं तो लेकिन हमें अपनी नींव को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात जो हमारी संस्कृति है उससे हमें परे नहीं होना चाहिए। हम चाहे दूसरी संस्कृति के प्रोडक्ट कितने भी यूज करें। और वे कह रहे हैं कि उस उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारी सामाजिक नींव हिल रही है, अर्थात हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है उसे हम भूलते जा रहे हैं और यह एक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और लेखक कह रहे हैं कि भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आगामी युग ऐसा युग है जिसके कारण यदि हमने अपनी संस्कृति को खो दिया तो हम अपनी पहचान भी खो देंगे। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके प्रश्न उत्तर देखने के लिए आगे का वीडियो जरूर देखें।